नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए संज्ञा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे संज्ञा, और संज्ञा टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, संज्ञा की परिभाषा और जातिवाचक व व्यक्तिवाचक से संबंधित कुछ उदाहरण अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। कुछ यदि दो चार महत्वपूर्ण उदाहरण यदि अपन और भी देखें तो देखिए, यहाँ पर अपन जातिवाचक और व्यक्तिवाचक दो संज्ञाओं के उदाहरण देख रहे थे। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा में मैं आपके समक्ष एक शब्द रख दूं। कौन सा? गांव। अब गांव तो बहुत सारे हैं। अब गांव में मैं कोई सा भी नाम रख दूं, जैसे बड़ा गांव रख दूं, जमाल रख दूं, कोई भी गांव का नाम यदि आ जाए तो वहां पर ये एक वचन से संबंधित होने के कारण किस में चले जाएंगे? व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। उसी प्रकार से आपके समक्ष एक शब्द आ जाए ढाणी। अब ढाणियां तो बहुत सारी है। अब देखिए, ढाणी जो गांव बन जाते हैं उनके संदर्भ में ये नहीं आता। ये संदर्भ में आता है कि एक व्यक्ति यदि खेत में जाकर, अपने खेत में जाकर और सुविधा अनुसार, आवश्यकता के अनुसार और वहां पर मकान बना लेता है, वहीं पर रहने लग जाता है, तो उसकी ढाणी हो जाती है। अर्थात वो खेत में अपनी आवश्यकता के अनुसार रहने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? ढाणी कहते हैं। जैसे अब मान लो इसमें मैं यूं कह दूं कि बजरंग की ढाणी या फिर महावीर की ढाणी। इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति विशेष का नाम देकर कह दिया जाए तब वो किस में चले जाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। उसी प्रकार से मान लो मैंने आपके समक्ष एक शब्द और रख दिया पुराण। तो पुराण तो बहुत सारे हैं और उनमें से भी मैंने एक शब्द आपके सामने, एक वचन सूचक शब्द आपके सामने रख दिया, शिव पुराण। तो शिव पुराण तो एक ही है और एक वचन से संबंधित होने के कारण किसमें जाएगा? व्यक्तिवाचक में। उसी प्रकार से मैंने आपके समक्ष एक नाम रख दिया प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री तो बहुत सारे हैं, हर 5 वर्ष के बाद आते हैं। तो यहां पर भी यदि मैंने नाम रख दिया मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी नाम मैंने यदि रख दिया तो यहां पर किस में चला जाएगा? ये फिर चला जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है, उसी प्रकार से यदि मैंने आपके समक्ष कह दिया रोड। अब रोड तो बहुत सारी होती है, अब उनमें भी मैंने एक नाम रख दिया बजाज रोड। अब बजाज रोड, मान लो कि मैं किसी को यूं कह रही हूं कि उसका मकान बजाज रोड पे है, तो वहां पर तो वो एक की तरफ ही संकेत हुआ ना। तो एक की तरफ संकेत होने के कारण वहां पर भी कौन सा माना जाएगा? व्यक्तिवाचक माना जाएगा। अब मैंने आपके समक्ष एक नाम और रख दिया। एक नाम कौन सा रख दिया जी? कोचिंग नाम रख दिया मैंने। अब कोचिंग शब्द, अब कोचिंग्स तो बहुत सारी है। अब उनमें यदि अपन एक वचन तो देखें तो किसी भी कोचिंग का नाम रख लो आप, चाहे कौटिल्य रख लो या चाणक्य रख लो। तो इस प्रकार से किसी भी कोचिंग का यदि नाम रख दिया जाए, एक वचन सूचक शब्द आते ही व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार से मैंने आपको कह दिया कि गाय। ठीक है, तो गाय शब्द किस में जाएगा? गाय शब्द इसमें जातिवाचक में जाएगा। अब मैंने यूं कह दिया कि राठी गाय, तो राठी गाय तो एक वचन में चला जाएगा और व्यक्तिवाचक हो जाएगा ना। अच्छा, ऐसे कैसे हो जाएगा? राठी गाय नहीं है, गाय की नस्ल है और ये अपनी जाति को संबोधित करती है, अपने समूह को संबोधित करती है। अब राठी गाय एक नस्ल का नाम होने के कारण यहाँ पर राठी गाय शब्द भी जातिवाचक में ही जाएगा। अगर राठी गाय किसी के पास एक है, मान लो मोहन के पास है या सोहन के पास है, तो अपनों ने वहां पर यूं कह दिया कि मोहन की गाय,
तब वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। मान लो यदि आपने यूं कह दिया कि लड्डू, तो लड्डू तो जातिवाचक है, और उसमें भी आपने यूं कह दिया कि मोतीचूर के लड्डू, तो मोतीचूर के तो बहुत सारे लड्डू हो सकते हैं, तब भी वो किस में जाएंगे, जातिवाचक। यानी आपने यूं कहा ना स्पेशली कि मोतीचूर का लड्डू वहां पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वो एक है, तब वो किस में जाएगा, व्यक्तिवाचक में जाएगा। उसी प्रकार से आपने एक शब्द लिख दिया लड़का, तो लड़का तो, लड़के तो बहुत सारे हो सकते हैं। अब उनमें से भी यदि किसी एक विशेष लड़के का नाम रख लिया जाए, जैसे राम रख दिया जाए, या मोहन सोहन जो भी कह दिया जाए कि मोहन जा रहा है, सोहन आ रहा है, तब वो किस में चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। उसी प्रकार से यदि लड़की शब्द आ जाए, तो लड़की में भी यदि नाम रख दिया जाए, दिव्या रख दिया जाए या काव्या रख दिया जाए, तब फिर वो एक विशेष लड़की से संबंधित होने के कारण, और वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से यदि मैंने कह दिया बच्चा, तो बच्चे तो बहुत सारे होते हैं। अब उन बच्चों में यदि मैंने किसी का नाम रख दिया, जैसे ऋतुल का नाम रख दिया, दक्ष का नाम रख दिया, तो यहाँ पर ये विशेष बच्चों के नाम होने के कारण ये किस में चले जाएंगे, व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। तो यहाँ पर अपनों ने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक से संबंधित बहुत से उदाहरण देखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। और फिर भी यदि कहीं भी ऐसे हो जाए कि अपनों ने जो उदाहरण देखे हैं उनमें से कोई भी एग्जाम में देखने को नहीं मिले, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये देखना है कि वो दिखता है कि नहीं दिखता। पहले तो ये चयन करना है। अब आपने सोच लिया कि हाँ जी दिखाई तो देता है, फिर आप देख लेना कि वो एक वचन है या बहुवचन। हमेशा याद रखना ठोस, द्रव्य और गैस, वो तीनों किस में जाते हैं, बहुवचन में। बाकी आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो यदि आपने यूं चयन कर लिया कि एक वचन का है या बहुवचन का, तो एक वचन व्यक्तिवाचक, बहुवचन जातिवाचक, और नहीं दिखाने वाली चीजें भाववाचक। तो इस प्रकार से आप उनका चयन करेंगे। अब आते हैं तीसरे भेद पर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। और तीसरा भेद कौन सा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अगर परिभाषित करने की बात करें तो देखिए, हमारे मन के भाव यदि कहीं पर प्रकट हो तो वहां पर वे शब्द कौन से माने जाएंगे, भाववाचक संज्ञा शब्द माने जाएंगे। अर्थात यदि मैं कहूं कि अदृश्य जो दिखाई नहीं देते, उनका नाम क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों की यदि अपन बात करें तो देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द 2 प्रकार के हो सकते हैं। कैसे, कुछ तो मूलतः होते हैं, कुछ मूलतः भाववाचक संज्ञाएं होती ही है, यानी मूलतः भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो भाववाचक संज्ञा शब्द होते तो नहीं है, परंतु बनाए जा सकते हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। अब बनाई जा सकती है तो वो किससे, और मूलतः है तो वो कौन से। यदि अपन सबसे पहले मूलतः भाववाचक संज्ञा शब्दों की बात करें तो देखिए, मूलतः सुख एक भाव है, दुख, घृणा, सुख दुख घृणा, ईर्ष्या, प्रेम, स्नेह, नींद, ये शब्द मूलतः ही भाववाचक संज्ञाएं शब्द होती है। अब उसमें से आप उत्साह का भाव ले लो, यानी भाव जो भी होते हैं वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, मूलतः भाववाचक संज्ञाओं में चले जाएंगे। उसके बाद यदि अपन बनाने वाली बात करें कि बनाए जाते हैं, अब बनाए जा सकते हैं तो वो किससे बनाए जा सकते हैं। देखिए, यदि किसी शब्द के साथ कोई प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो फिर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। सभी नहीं,
सभी शब्दों के साथ और सभी प्रत्यय नहीं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी न किसी प्रत्यय के साथ जुड़कर भाववाचक संज्ञा शब्द बन सकते हैं। अब कौन से शब्द होते हैं जिनके साथ कौन कौन से प्रत्यय जुड़ते हैं, इनकी यदि अपन बात करें तो देखिए, शब्दों में सबसे पहले तो आप देखिए कि अपनों ने रूप परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के शब्द पढ़े थे, 2 प्रकार के। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए, देखिए हिंदी यदि आप पढ़ते हो तो ये नहीं है कि आपने संज्ञा नहीं पढ़ा तो चलो सर्वनाम पढ़ लिया, एक टॉपिक तो क्लियर कर लिया, कम से कम उस टॉपिक में से 2 प्रश्न आ जाएंगे तो आपके 2 नंबर तो आ जाएंगे। सोचो ही मत, अगर हिंदी को क्लियर करना है तो पूरी हिंदी पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हिंदी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यदि आप सभी टॉपिक क्लियर करोगे तभी जाकर आपको पूरी हिंदी समझ में आएगी, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे पर निर्भर है। तो यहाँ पर देखिए अपनों ने शब्द विचार टॉपिक पढ़ा। अब कुछ बच्चे तो यूं कह देते हैं कि जी वर्ण विचार टॉपिक ही नहीं है, शब्द विचार टॉपिक ही नहीं है, तो क्यों पढ़ा रहे हो। अब शब्द विचार टॉपिक तो नहीं है परंतु संज्ञा तो है ना, तो संज्ञा देख लीजिए। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही चल रही हूँ। वर्ण विचार टॉपिक नहीं था, लेकिन वो तो बेसिक टॉपिक है, वो किसी के सिलेबस में है ही नहीं, ये तो मैं मानती नहीं। शब्द विचार की यदि अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर संज्ञा में भी शब्द विचार टॉपिक काम आ रहा है। क्यों काम आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर पहले देख लीजिए, मैं आपको सीधा बना दूं कि देखिए कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना लो। कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं, कुछ क्रिया शब्द होते हैं, कुछ विशेषण शब्द होते हैं, कुछ अव्यय शब्द होते हैं जिनके साथ कोई न कोई प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। आप रट्टे लगाते रहो, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, कहाँ जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि शब्दों के अपनों ने कितने भेद देखे थे, विकारी और अविकारी देखे थे, तो सभी विकारी और अविकारी शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बना दो। अब छोड़ना किसको है? सिर्फ और सिर्फ विकारी शब्द में संज्ञा अपनों ने पढ़ा था, तो संज्ञा में अपने को व्यक्तिवाचक को छोड़ना है और भाववाचक तो अपन बना ही रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ संज्ञा शब्दों में, अब देखिए मैंने कहा कि विकारी और अविकारी सभी शब्दों को ले लो, तो विकारी में कितने प्रकार के शब्द थे? 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, चारों की चारों आगे। बस अपनों ने संज्ञा में व्यक्तिवाचक को छोड़ा है, भाववाचक अपन पढ़ ही रहे हैं, जातिवाचक को अपनों ने ले लिया। तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और अवयव यानी अविकारी शब्द। तो अविकारी भी सारे के सारे ले लिए, संज्ञा भी ले ली, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब इनके कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रत्यय जोड़कर और अपन क्या बना सकते हैं? अपन भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। ठीक है, अपन क्या पढ़ रहे हैं? भाववाचक संज्ञा। कुछ मूलतः होती है, कुछ बनाई जा सकती है। अब बनाई जा सकती है, उसमें अपनों ने देखा कि अपन विकारी और अविकारी शब्दों के साथ किसी भी प्रत्यय को जोड़कर और भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो विकारी और अविकारी में, विकारी में अपनों ने सबसे पहले किसको लिया है? सबसे पहले अपनों ने लिया है जातिवाचक संज्ञा को। तो यहाँ पर अपन देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर अपने को ये चीज देखनी है। अभी अपन पढ़कर आए हैं कि लड़का शब्द कौन सा है? जातिवाचक शब्द है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, अभी अपन पढ़कर आए हैं। इसके साथ मैंने पन प्रत्यय जोड़ दिया, जिस शब्द बनता है लड़कपन। लड़कपन, और लड़कपन शब्द में कौन सी संज्ञा मानी जाती है? भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। किससे बनी? जातिवाचक संज्ञा से बनी। ठीक है, अब यहां पर आपको मैं बता देती हूं, लड़का से लड़कपन बना। ये PSI यानी SI की एग्जाम राजस्थान में जब 2018 में ली गई थी, उसमें ये प्रश्न ज्यों के त्यों पूछा गया था। ठीक है, और देख लीजिए, एक शब्द है विद्वान। अब विद्वान तो बहुत होते हैं, अर्थात जातिवाचक संज्ञा।
अब विद्वान के साथ अपनों ने ता प्रत्यय जोड़ा। तो प्रत्यय का भी कुछ नियम होता है, मैं आपको थोड़ा सा तो बता देती हूँ, हालांकि अपन प्रत्यय भी विस्तृत रूप में पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे। देखिए प्रत्यय का नियम होता है कि अंतिम वर्ण का, मूल शब्द के अंतिम वर्ण का लोप होता है और प्रत्यय उसमें जुड़ जाता है, ये नियम होता है। ठीक है, तो यहां से न हटा और क्या जुड़ा, ता, और शब्द क्या बना, विद्वता। अब विद्वता ये जो शब्द है, सामान्यतः ये जो रीट की एग्जाम लगी थी, सॉरी 3rd ग्रेड की एग्जाम लगी थी 2012 में, तब ये प्रश्न पूछा गया था। 3rd ग्रेड टीचर की एग्जाम लगी थी 2012 में, तब ये प्रश्न पूछा गया था और इसका यूं प्रश्न आया था कि विद्वान शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा बनेगा। तो उसमें एक तो ऑप्शन था विदुषी, तो विद्वान का विदुषी तो विलोम हो जाता है, विद्वान पुरुष के लिए आता है, विदुषी महिला के लिए आता है। इसके साथ साथ एक शब्द विधाता भी था, विधाता ऑप्शन में था, तो विधाता तो ईश्वर के लिए कहा जाता है, ये तो बनेगा ही नहीं। और एक ऑप्शन में था वरदान, वरदान शब्द था, तो वरदान कहीं भी नहीं है, यानी विद्वान से क्या बना, विद्वता। और एक ऑप्शन था विद्वता, और विद्वता आपका सही विकल्प मान लिया जाएगा। किससे बना, जातिवाचक संज्ञा से बना। उसी प्रकार से एक शब्द आपके समक्ष है पुरुष, और पुरुष के साथ अपनों ने ए प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द क्या बना, पौरुष बना। अब ये क्यों बना, इस शब्द को बनने की प्रक्रिया जानने के लिए आपको एक बार प्रत्यय शब्द भी मेरे साथ है पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, पुरुष हो गया। उसी प्रकार से एक शब्द आता है बच्चा, और बच्चा के साथ मैंने पन प्रत्यय जोड़ दिया, और बच्चा अपन देख ही आए हैं कि जातिवाचक संज्ञा में, और बच्चा के साथ पन प्रत्यय जोड़ा तो शब्द कौन सा बना, बचपन शब्द बना। और बचपन शब्द में भी कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब अपन देख रहे हैं आगे कुछ उदाहरण। उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपनों ने बच्चा से भाववाचक संज्ञा बचपन बनाई, तो उसी प्रकार से एक शब्द और भी आता है बूढ़ा। अब बूढ़ा के साथ भी अपनों ने एक प्रत्यय जोड़ा, कौन सा जोड़ा, आपा जोड़ा, और शब्द क्या बना, बुढ़ापा बना। अब बुढ़ापा शब्द बना और ये कौन सा मान लिया जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पर भी ये बड़ी मात्रा आगे छोटी क्यों हुई, इसके लिए भी आपको प्रत्यय के नियम जानने होंगे। ठीक है, उसके बाद एक शब्द है चोर, और चोर के साथ यदि अपनों ने प्रत्यय जोड़ा, कौन सा प्रत्यय जोड़ा, अपनों ने ई प्रत्यय जोड़ा, और ई प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, चोरी शब्द बना। और चोरी शब्द भी कौन सा माना जाएगा, भाववाचक संज्ञा माना जाएगा। और चोर कौन सा होता है, चोर माना जाता है जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि चोर तो बहुत हो सकते हैं, चोरी करने वाले व्यक्ति के लिए सामान्यतः चोर शब्द ही काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि अपन एक शब्द और देखें तो देखिए एक शब्द आता है महात्मा, महात्मा शब्द, और महात्मा के साथ यह प्रत्यय जोड़ा तो मैंने आपको कहा था ना कि यहां से हटता और यहां पे जुड़ता है। अब यहां से आ हट जाएगा और यह जुड़ जाएगा, और शब्द क्या बनेगा, महात्म्य, महात्म्य शब्द बन जाएगा। अब महात्मा, महात्मा लोग तो बहुत होते हैं, और वर्तमान में तो हर एक बच्चा बच्चा महात्माओं के बारे में जानता है, बाबाओं के बारे में जानता है। तो देखिए महात्मा तो बहुत सारे होते हैं, इनके साथ अपनों ने प्रत्यय जोड़ा तो महात्म्य का भाव, यानी महात्मा में कौन सा भाव होना चाहिए, महात्म्य का भाव होना चाहिए, चूंकि होता नहीं है, तो इसलिए ये महात्म्य शब्द यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर महात्मा जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ शब्द भाववाचक संज्ञा, ये मैंने बार बार क्यों बताया है, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है ये। और महत्वपूर्ण शब्द क्यों है, क्योंकि ये शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है कि महात्म्य, महात्म्य का शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो ये शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है। और इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा में तो ये पूछा ही गया है। कब पूछा गया है, पीएसआई की एग्जाम में, एसआई राजस्थान की एग्जाम में 2018 में ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपनों ने कौन से शब्द देखे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई होगी। और अब अपन बात करते हैं आगे वाले टॉपिक।
मैंने आपको बताया कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अविकारी शब्द, इनसे अपन क्या बना सकते हैं, अपन भाववाचक संज्ञा शब्द बना सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा से अपन किस प्रकार से भाववाचक बना सकते हैं, प्रत्यय जोड़कर, वो अपनों ने देख लिया। अब अपन देखते हैं सर्वनाम शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जा सकती है। देखिए, एक सर्वनाम शब्द होता है। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं, थोड़ी सी यदि उनके बारे में चर्चा करें तो हम सभी जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यूं कहा कि मैं, तो मैं अपने नाम की जगह, अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम को बार बार तो नहीं बुलाता कि जैसे मान लो किसी का नाम मोहन है तो वो यूं तो नहीं कहता मोहन ये करेगा, मोहन ये खाएगा, मोहन वहां जाएगा, मोहन वहां नहीं जाएगा, इस प्रकार से नहीं बोलकर वो उसकी जगह एक शब्द प्रयोग में लाएगा, मैं, मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, तो वो क्या कहलाएंगे, सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। और उसी प्रकार से अपन सब मिलकर कुछ काम कर रहे हैं, तो अब जैसे अपन पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार यूं कह रही हूं कि अपना काम ये है, अपने को ये करना चाहिए, तो अपना शब्द आपके और मेरे नाम की जगह सम्मिलित रूप में काम में लिया जा रहा है, तो ये शब्द भी क्या कहलाएगा, सर्वनाम शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर जैसे अपना शब्द है, कैसा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, ये अपन जानते हैं, और इसके साथ प्रत्यय जोड़ दिया गया पन, तो शब्द क्या बना, अपनापन। और अपनापन शब्द में कौन सी संज्ञा मानी जाती है, अपनेपन का भाव होता है, इसलिए भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। उसी प्रकार से अपना शब्द के साथ ही यदि आपने त्व प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, अपनत्व शब्द बना, और अपनत्व का भी भाव होने के कारण उसमें भी कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। उसी प्रकार से एक शब्द और देख लीजिए, सर्व। सर्व शब्द सभी के लिए काम में लिया जाता है और वो भी एक सर्वनाम शब्द होता है, और इसके साथ भी यदि अपनों ने स्व प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना, सर्वस्व बना, और सर्वस्व शब्द में भी कौन सी संज्ञा मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, ये समझ में आए। अब चलते हैं अपन आगे। अब आगे मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है अहम। अब ये आप संस्कृत में पढ़ चुके हो कि अहम, मम, मेरा, अहम, मम, ये सारे के सारे सर्वनाम शब्द होते हैं। तो अहम के साथ यदि अपनों ने कार प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बना, अहंकार, और ये शब्द भी कौन सी संज्ञा मानी जाती है, भाववाचक संज्ञा। अहंकार का भाव अहंकार भाववाचक संज्ञा में माना जाएगा। अब उसी प्रकार से एक शब्द अपने सामने है मम, और उसके साथ प्रत्यय जोड़ा, कौन सा बना, ता, तो शब्द क्या बना, ममता, और ममता शब्द मूलतः भाववाचक संज्ञा ही होती है। ममता शब्द में हमेशा भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी, और यदि मम के साथ ही, हाँ मम है, वो सर्वनाम शब्द माना जाएगा। मम के साथ ही एक प्रत्यय और जोड़ दिया जाए, मान लो कौन सा प्रत्यय जोड़ दिया जाए, त्व, तो शब्द क्या बन जाएगा, ममत्व। तो ममत्व में भी कौन सी संज्ञा मानी जाएगी, भाववाचक संज्ञा। अब चूंकि यहाँ पर ममता शब्द आ चुका है तो यहाँ पर एक बात तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि ममता शब्द पूछा गया था रीट 2012 नहीं, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अब ममता शब्द में यदि आपसे यूं पूछ लिया जाए, यानी प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए कि ममता शब्द में संज्ञा है, ममता शब्द में संज्ञा मानी जाएगी, और आपके पास विकल्प कुछ इस प्रकार से हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, या फिर समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। ये आपके पास 4 विकल्प है। अब आप जातिवाचक तो नहीं करेंगे क्योंकि ममता आपको पता है कि एक ही हो सकती है। आप समूहवाचक भी नहीं करेंगे, यहां पर तो मुझे विश्वास है, परंतु आप इसको जरूर कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक को।
क्यों? क्योंकि आपने सोच लिया कि ममता किसी लड़की का नाम हो सकता है और वहां पर आपने क्या कर दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गलत। क्यों? क्योंकि ममता मूलतः भाववाचक संज्ञा का शब्द है, यानी ममता हमेशा ही किस में जाता है, भाववाचक संज्ञा में जाता है। हाँ, यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए तब ये बदल सकता है, अर्थात वाक्य कुछ यूं पूछ लिया जाए कि ममता सातवीं क्लास में पढ़ती है। अब यहां पर यूं पूछ लिया जाए कि रेखांकित शब्द में संज्ञा है। अब आपके सामने विकल्प है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तब आप कहां पर जाएंगे? ममता 8वीं क्लास में पढ़ती है, भाव कभी भी पढ़ने नहीं जा सकता, तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। और वाक्य प्रयोग ही कुछ इस प्रकार से पूछ लिया जाए, मान लो कि आपके सामने इस प्रकार से वाक्य आ जाए कि मां की ममता महान होती है। अब इस प्रकार से आपके समक्ष एक वाक्य है और उसमें ये शब्द रेखांकित किया हुआ है और आपसे यूं ही पूछ लिया जाए कि रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। अब यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाए और आपके सामने व्यक्तिवाचक, भाववाचक और इसके साथ साथ जातिवाचक और समूहवाचक इस प्रकार से आपके समक्ष विकल्प है, तब भी आप कैसे करेंगे? मां की ममता यानी मां का ममत्व, तो भी आप कौन सा करेंगे? भाववाचक संज्ञा करेंगे। ठीक है। हालांकि टीचर 3rd ग्रेड एग्जाम 2012 में ये सिर्फ और सिर्फ यूं पूछा गया था कि ममता शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आपको क्या करना था? भाववाचक संज्ञा करना था। इस प्रकार से वाक्य प्रयोग में यदि इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो इसका रूप बदल सकता है, इसकी संज्ञा बदल सकती है। संज्ञा को अपन आगे और पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।